हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे एंड देश की तरक्की एंड उन्नति में आप लोग अपना योगदान दें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है बीड्स बोन्स एंड ब्रिक्स अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, या फिर उसके उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे थे उसका पार्ट 2 जो है आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है और आप लोगों की अच्छे से अच्छी मदद हो सके, एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो सके, इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए आपके जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस एंड दूसरा सपोर्टिंग जो स्टडी मटेरियल है वो सब लेकर आ रहा है। तो उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री के ये क्विक रिवीजन वीडियोस लेकर आया हूँ। इसकी मदद से वो सारे बच्चे जिन्होंने डिटेल में इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले उनका एक अच्छा क्विक रिवीजन हो जाएगा, और वो बच्चे जिन्होंने किसी वजह से कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो उनको भी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि भाई उस टॉपिक में क्या है। और क्योंकि सारी चीज़ें फ्रेश रहेंगी दिमाग में तो आप कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे से जो है रिकॉल कर पाओगे और अच्छे से अच्छा जो है लिख पाओगे। तो डजेंट मैटर कि आपने पूरे के पूरे सिलेबस को डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है या फिर अभी तक कुछ ढंग से नहीं पढ़ा है या किसी वजह से अगर कोई टॉपिक वगैरह छूट गया है, डजेंट मैटर वट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज, ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आप लोगों के लिए काम आएगा, ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आप ज़्यादा अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएंगे, आपको एक एज मिलेगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं बीड्स बोन्स एंड ब्रिक्स, जो हमारी थीम नंबर 1 है, जिसको कई बार हम लोग अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसके क्विक रिवीजन का सेकंड एंड लास्ट पार्ट। एंड हियर वी गो, चलें देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। इसमें भी जो पहला सब टॉपिक जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे उसका नाम है सील्स एंड सीलिंग्स। इसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है। हड़प्पा में जो हमको सील्स वगैरह मिली हैं उसकी फोटोग्राफ्स मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। इस तरीके की जनरली स्टेटाइट स्टोन के ऊपर बनी हुई हमको हड़प्पा में बहुत सारी सील्स मिली हैं। इन सारी सील्स में खासियत है, एक जानवर का मोटिफ या फिर एक जानवर की आकृति बनी हुई है और ऊपर एक लाइन में कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। एक कोई स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसे आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। तो हड़प्पा में इस तरीके की सील्स आपको काफ़ी सारी मिली हैं। अब इस पर राइनोसोरस बना हुआ है, उस पर एक बुल बना हुआ है, उस पर एक यूनिकॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो गधा है, घोड़ा है, वो उतना ज़्यादा क्लियर उसमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक हाथी साफ साफ समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके की सील्स वगैरह जो है देखने के लिए मिली हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको सील्स मिल रही हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो काम होगा, किसी ना किसी चीज़ के लिए इनका इस्तेमाल होता रहा होगा। अब वो क्या काम है या फिर किस चीज़ का इस्तेमाल है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत हम लोगों ने करनी है। तो देखिए, आज की तारीख में हिस्टोरियंस का मानना यह है कि जो ये सील्स हुआ करती थी इनका इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड हुआ करता था उसको फैसिलिटेट करने के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होता था। किस तरीके से होता था थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं हड़प्पा के किसी शहर में या हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी शहर में रहने वाला कोई व्यापारी हूँ। अब मुझे या तो एक शहर से दूसरे शहर तक अपना माल भेजना है। लेट से मैं गुजरात के आसपास कहीं पर रहता हूँ और मुझे पंजाब के आसपास या फिर सिंध में रहने वाले किसी व्यापारी या फिर जम्मू में किसी व्यापारी के पास में या मेरठ वगैरह के आसपास में कहीं पर कोई सामान भेजना है। अपना व्यापार वगैरह कर रहा हूं मैं उसके साथ में, उसको मुझे सामान भेजना है। अब यहां से मैं अपने लोगों के हाथों सामान भिजवाऊंगा, मगर क्या गारंटी है कि जो सामान मैंने यहां से भिजवाया है वो जस का तस उस आदमी तक पहुंचेगा या रास्ते में उसमें किसी तरीके की छेड़खानी नहीं होगी या किसी तरीके की टेम्परिंग नहीं होगी। इस तरीके की चीजों को अब इंश्योर करने के लिए हम लोग सील्स एंड सीलिंग्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह तक कोई बैग भेजना है जिसमें सामान वगैरह भरा हुआ है, तो आपने सारा उस बैग को पैक करने के बाद, सारा सामान उसमें पैक करने के बाद जब आपने उसके ऊपर रस्सी बांधी, अब उस रस्सी के ऊपर आपने थोड़ी सी गीली मिट्टी लगा दी या फिर वेट क्ले जो है वो आपने उसके ऊपर लगा दी। अब ये वेट क्ले आपने उसके ऊपर लगा दी और उसके बाद में आपके पास में जो सील्स हैं अलग अलग, जो भी आपकी सील है आपने उसके उस मिट्टी के ऊपर उस सील को जो है आपने दबा दिया। अब इससे होगा क्या कि इस सील के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई हैं ये उसके ऊपर जो है छप जाएंगी, एक तरीके से मुहर लग जाएगी
जाएगी। और अब उसको आपने सूख जाने दिया। जब एक बार वो पूरी तरीके से सूख गई, उसके बाद में फिर आपने वो जो है सामान जहां पे भी सप्लाई करवाना था भिजवा दिया। अब जिस आदमी को इसकी डिलीवरी लेनी है, जिस आदमी को इसकी तक इसका आपको ये सामान पहुंचाना है, जब उसके पास में ये सामान पहुंचेगा तो वो बैग के ऊपर ये जो मिट्टी है जिसके ऊपर सील की आकृति बनी हुई है उसको देखेगा। अब अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसी एज इट इज अगर इंटैक्ट बनी हुई है, तब तो वो सामान की डिलीवरी ले लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसको समझ में आ जाएगा कि रास्ते में कहीं पे सामान के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। मगर अगर उस सील के ऊपर या तो वो सील टूटी हुई है, यानी कि वो मिट्टी की आकृति जो है सील की वो टूटी हुई है, या फिर अगर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो मिट्टी गायब ही है पूरी तरीके से, तो फिर इसका एक इंडिकेशन रहेगा सामने वाले के लिए, जिनकी उन दोनों व्यापारियों के बीच में पहले से बात हो गई होगी इस बारे में, तो उसके लिए इंडिकेशन रहेगा कि भाई सामान में कुछ जो है छेड़खानी हुई है, कुछ टेम्परिंग वगैरह हुई है। एक तो ये चीज है कि आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो हो रहा है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड हो रहा है, इसमें इंश्योर करने के लिए कि भाई किसी भी तरीके की टेम्परिंग वगैरह ना हो, इंश्योर नो टेम्परिंग। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर चीज को इंश्योर करने के लिए इसका एक तो इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी चीज जिसके लिए इसका इस्तेमाल होता था वो ये था कि इसकी मदद से आप सेंडर को अपनी आइडेंटिटी वगैरह भी जो है कन्वे कर देते थे। अब आप दो लोग हैं, उनके बीच में व्यापार होना है, दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई यहां से ये सामान आएगा। अब इसने जो है दूसरे आदमी को दिखा दिया कि मेरी ये वाली मोहर है या फिर ये वाली सील है, इसके ऊपर ये जानवर की आकृति बनी हुई है और ये एक लाइन में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़कर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेरे यहाँ से आ रहा है। सपोज कर लीजिए कि एक बड़ा व्यापारी और वो छोटे छोटे व्यापारियों में बहुत सारा सामान खरीदता है, अलग अलग व्यापारियों से सामान वगैरह लेता है। कई बार ये भी होता है कि आपको बहुत मात्रा में चाहिए पड़ता है एक ही सामान, तो आप एक ही चीज जो है कई सारे व्यापारियों से मंगाते हो। ऐसी परिस्थिति में अब आप कौन से व्यापारी से, वही लेट से गेहूं की बात कर लेते हैं कि गेहूं अगर आप मंगवा रहे हो 5 लोगों से, अब गेहूं में तो फर्क होगा नहीं, आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि कौन सा गेहूं किसके द्वारा भेजा गया है। मगर अब ये अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि भाई किसने ये जो गेहूं भेजा है उसमें से इसमें से कितना हिस्सा किसके द्वारा भेजा गया है, तो उसके लिए फिर ये किया जाता है कि उसकी वो जो सील लगी होगी बैग्स वगैरह के ऊपर, उसको देखा जाएगा। अब उसमें एक पर्टिकुलर जानवर का मोटिव बना हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, तो वो एक पर्टिकुलर आदमी की या एक पर्टिकुलर व्यापारी की सील होगी या फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आइडेंटिटी की तरफ इंडिकेशन कर रही होगी। तो इस तरीके से होता क्या था कि सील्स वगैरह की मदद से हम लोग कई बार जो आपके जो सेंडर्स वगैरह हुआ करते थे उनकी आइडेंटिटी वगैरह जो है उसको भी कन्वे करवा लिया जाता था। जनरली हड़प्पा की जो सील्स हैं इसमें अब इसका ये जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट काम है वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी जो स्क्रिप्ट है थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये जो हमारा मेन टॉपिक है आपका सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, इसके सेकेंड सब पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो है स्क्रिप्ट। देखिए हड़प्पा की जितनी भी सील्स वगैरह हमको मिली हैं उसके ऊपर, और इसके अलावा भी अगर कहीं पर थोड़ा बहुत हड़प्पा वालों का लिखा हुआ अगर कुछ मिला है उसके ऊपर हमको जनरली जो चीज देखने के लिए मिली है उसको हम लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट बोलते हैं। हड़प्पा की जो सील्स हैं उसके ऊपर तो जनरली सिर्फ एक ही लाइन लिखी रहती है, एक लाइन उसके ऊपर आपको मैक्स टू मैक्स देखने के लिए मिलती है। इसमें अब हमको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, मगर इसमें हमारा एक अनुमान है कि जिस व्यक्ति की ये सील है उसका या तो टाइटल लिखा हुआ है उसमें या फिर उसका नाम लिखा हुआ है या फिर दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है जी, आपकी जो हड़प्पा की सील है उसमें ये जो एक एनिमल मोटिव है और इस एनिमल मोटिव के ऊपर ये जो एक लाइन लिखी हुई है उसके बारे में हमारा मानना यह है आज की तारीख में, या तो इसमें सामने वाले का नाम लिखा हुआ है जिसकी ये सील है, या फिर उसका टाइटल लिखा हुआ है, या फिर दोनों लिखे हुए हैं, नाम और टाइटल, और साथ में उसका एक निशान या फिर उसका एक चिन्ह जो है वो बना हुआ है। ये जनरली एक लाइन जो है आपको हड़प्पा की सील्स वगैरह के ऊपर देखने को मिलती है, जिसके बारे में आज की तारीख में हमारा अनुमान है कि उसके ऊपर नाम और टाइटल लिखा हुआ है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये जो जानवर की जो आकृति बनी है या फिर ये जो मोटिव बना हुआ है ये बेसिकली किसी तरीके का कोई मैसेज कन्वे करता है उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना तो तय है कि आज की तारीख अगर हम लोग उस टाइम पीरियड की बात करें, लिटरेसी उतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि भाई सब लोग जो है पढ़े लिखे हुआ करते रहे होंगे इस तरीके की। तो काफी लोग अगर पढ़े लिखे नहीं भी रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में अगर उनसे आपको काम लेना है, मजदूरी करानी है, तो वहां पर अगर कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए भी इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई लोगों का ये मानना है कि ये जो जानवर का मोटिव है, ये जो आपका एक आपकी जानवर की आकृति है, ये किसी तरीके का कोई मैसेज कन्वे करती है उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं। एंड एक बात ये कि जितने भी आपके इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिले, हड़प्पा की स्क्रिप्ट में लिखी हुई जितनी भी चीजें आपको देखने को मिली हैं, ये ज्यादा लंबे लाइंस वगैरह में नहीं लिखते थे, बहुत छोटे छोटे आपके इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिले। और सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन जो हमको देखने को मिला उसमें 26 साइन है, इससे ज्यादा साइन नहीं है। ठीक है जी, ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो ऊपर बने हुए हैं इनकी मैं बातचीत कर रहा हूं। ये देख लीजिए इस तरीके से जो है ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह बने हुए हैं।
ज़्यादा लंबा जो है इसमें कुछ लिखा हुआ अपने को कहीं पे देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब हालांकि हम लोग आज की तारीख तक जो भी स्क्रिप्ट है, ये जो भी आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको आज की तारीख तक हम लोग पढ़ तो नहीं पाए, इसको आज की तारीख तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, मगर हमको एक बात बहुत क्लियर समझ में आती है कि ये जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बहुत सारे साइंस हैं, लगभग 375 से लेकर 400 के करीब जो है साइंस हैं। इतने ज्यादा अक्षर किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं होते, इतने ज्यादा अक्षर याद रख सकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं ये बेसिकली पिक्टोरियल स्क्रिप्ट होती हैं। इस बात को थोड़ा सा देखिए, समझना पड़ेगा। यहां पर ये जो भाषा लिखी हुई है ये इंग्लिश लिखी हुई है, और ये जिस स्क्रिप्ट में लिखी हुई है वो रोमन है, और इसमें रोमन आपके जो अल्फाबेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर जो पहला शब्द लिखा हुआ है, 5 नंबर की जो लाइन है उसमें पहला शब्द लिखा हुआ है वो है ऑल्दो। अब ये ऑल्दो शब्द लिखने के लिए अपन लोगों ने कितने सारे अक्षरों का या फिर अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया है, ALTHOUGH। अब यहां पर ये जो एक एक अक्षर लिखा हुआ है इसके साथ में एक साउंड जुड़ा हुआ है। मुझे पता है कि जब ये इसको इस तरीके से बनाया जाएगा या फिर इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, या ऐसे अगर मैं बनाना चाहूंगा, इसको हमको ए पढ़ना है। ठीक है जी, जैसे ये आकृति मुझे देखने को मिलेगी तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, इसको मैं ए पढ़ूंगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर ये आकृति एल, ये जो एल बना हुआ है इस तरीके से, या फिर जैसे मैं ये आकृति देखूंगा इसको मैं आपका एल पढ़ूंगा। ये आकृति जैसी मुझे देखने को मिलेगी मैं एच पढ़ूंगा, ये देखने को जैसी मिलेगी तो मैं इसको ओ पढ़ूंगा, इस तरीके से। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में हम लोगों ने अक्षरों का इस्तेमाल किया है, अक्षरों को कंबाइन कर हम लोगों ने शब्द बनाए। हर एक अक्षर के साथ में एक साउंड जुड़ा हुआ है। जब ये सारे अक्षरों को जोड़कर हम, या इन अक्षरों में से जोड़कर हम कुछ अक्षरों को अगर हम लोग जोड़ते हैं इन अक्षरों में से और एक आपका एक शब्द बनाते हैं, तो शब्द में जो है इन हर एक अक्षर की साउंड वगैरह के कॉम्बिनेशन के चलते एक आवाज निकल कर आती है। जैसे यहां पर ये जो अक्षर हैं इनके कॉम्बिनेशन से ये जो शब्द बना है, अब इन सारे अक्षरों की साउंड को अगर हम लोग मिलाएंगे तो बिटवीन शब्द बनकर तैयार होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इंग्लिश हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ये किस तरीके की भाषा है, ये आपकी अल्फाबेट्स वगैरह की मदद से लिखी जाती है। इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, हर एक अल्फाबेट के आपके कुछ ना कुछ साउंड जुड़ा हुआ है। इन अल्फाबेट्स को जोड़कर आप एक स्पेलिंग बनाते हैं या फिर एक शब्द बनाते हैं, और उस शब्द का जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उन सारे अल्फाबेट्स की साउंड के चलते एक आवाज आती है, उसका एक पर्टिकुलर वो जो है उस शब्द के लिए उच्चारण हो जाता है। तो पॉइंट यह है कहने का कि इस तरीके की जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं इसमें बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, 50 होंगे, 100 होंगे। तमिल भाषा में लगभग 200 के करीब अल्फाबेट्स वगैरह हैं, मगर पॉइंट यह है कहने का कि बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स, एक लिमिट से ज्यादा अल्फाबेट किसी भी भाषा में नहीं होते। अब यहां पर हमको अभी तक जितना भी देखने को मिला है उसमें 375 से लेके 400 के करीब तक जो है हमको अल्फाबेट्स वगैरह देखने के लिए मिले। 375 से लेके 400 तक जो है हमको कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले हैं, या 375 से लेके 400 तक हम लोगों को इस तरीके के अलग अलग जो साइंस वगैरह हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो इससे एक इंडिकेशन साफ मिलता है कि ये जो भी भाषा है जिसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये शब्दों की मदद से, ये अक्षरों की मदद से नहीं लिखी जा रही, ये अल्फाबेटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये पिक्टोरियल लैंग्वेज है। पिक्टोरियल लैंग्वेज में यह होता है कि आप शब्दों का इस्तेमाल, आप जो है अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करते शब्द बनाने के लिए, आप ये करते हैं कि आप एक आकृति बना देते हैं और उसको आप एक पूरा का पूरा नाम दे देते हैं और उसका उच्चारण आपको करना पड़ता है। मतलब ये कि यहां पर ये पर्टिकुलर एक आकृति है, इसके लिए पूरा एक उच्चारण है, ये कुछ एक आकृति है, इसके लिए पूरा एक उच्चारण है, ये एक आकृति हो गई, ये आकृति हो गई, ये आकृति हो गई, इनके लिए पूरा उच्चारण है। जैसे चाइनीज लैंग्वेज में होता है, चाइनीज भाषा में अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, उसमें वो पिक्टोरियल लैंग्वेज है। अब हर एक चीज के लिए एक शब्द है, हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर साइन बना हुआ है, वो साइन आपने बना दिया तो उस पर्टिकुलर साइन को देखकर आपको पूरा का पूरा शब्द जो है वो प्रोनाउंस करना होता है, वो पूरा का पूरा शब्द जो है आपके दिमाग में आना चाहिए। इस तरीके से जो है काम चलता है। अब ये जो स्क्रिप्ट है, एक तो ये बात समझ में आ गई कि ये आपका अल्फाबेटिकल नहीं है, ये पिक्टोरियल है। ठीक है जी, ये एक तो ये समझ में आ गया कि ये पिक्टोरियल है, अल्फाबेटिकल नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात जो इसको हम लोगों ने स्टडी किया तो हमको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई कि इस भाषा को या इस स्क्रिप्ट को राइट से लेफ्ट की तरफ में लिखा जाता था, ना कि लेफ्ट से राइट। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर राइट हैंड साइड तक जा रहा है, फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर राइट तक, फिर लेफ्ट से शुरू होकर राइट तक, इस तरीके से। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो कहां से शुरू हो रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर वो राइट हैंड साइड तक जाती है। मतलब आप यहां से लिखना शुरू करोगे, यहां तक जाओगे, फिर यहां से, फिर यहां पे, फिर यहां से यहां पे, इस तरीके से। जनरली हम लोग कहां से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं आज की तारीख में। ये इंग्लिश हो गई या जो मेरी मदर टंग दूसरी है हिंदी हो गई, वो आपका लेफ्ट टू राइट में लिखी जाती है। और कई और मैक्सिमम भाषाएं, इंडिया की बात कर लीजिए, दुनिया की बात की जाए, वो लेफ्ट टू राइट में लिखी जाती हैं। कुछ आपकी लैंग्वेजेस हैं, जैसे एक उर्दू भाषा होती है या फिर एक आपकी फारसी होती है, अरबी होती है, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं, यहां से लेके यहां पे, यहां से लेके यहां पे, यहां से लेके यहां पे, इस तरीके से लिखी जाती हैं। तो उसी तरीके से आपकी जो ये हड़प्पन की जो भी ये
लैंग्वेज है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो भी है, इसमें जो भी ये भाषा लिखी गई है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ में लिखी जा रही है। मतलब यहां से आप यहां तक लिखेंगे, उसके बाद फिर यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां से यहां तक लिखेंगे। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये अलग अलग लाइंस में अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते, ये अल्टरनेटिवली चलते थे। मतलब अगर यहां से लिखना शुरू किया है तो यहां तक गए, इसके बाद सेकेंड लाइन में फिर यहां से यहां तक लिखने लगे, फिर थर्ड लाइन में फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां, इस तरीके से। मगर पॉइंट ये है, अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिखी जाती थी। एंड कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्ट्स वगैरह के ऊपर आपको ये राइटिंग मिली है? जनरली एक तो सील्स के ऊपर ये मिली है, इसके अलावा कॉपर के जो टूल्स हैं उस पे मिली है, कई बार ज्वेलरीज के ऊपर मिली है, कॉपर और टेराकोटा की हमको कई बार जो है टैबलेट्स मिली हैं। इस तरीके के आपके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के आपको टैबलेट्स मिले हैं, उस पर ये स्क्रिप्ट देखने को मिली है। और बोन रॉड्स वगैरह के ऊपर भी जो है आपको ये स्क्रिप्ट वगैरह देखने को मिली है। चलें, अब अगला टॉपिक जो है वो आता है वेट्स का, या फिर यूं बोलूं कि हमारा ये जो पूरा टॉपिक था आपका सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, उसमें जो थर्ड चीज अब हमको पढ़नी है वेट्स, या फिर तीसरा जो हमारा सब टॉपिक है इस टॉपिक का वेट्स, उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं सर। तो अब हमको बातचीत करनी है वेट्स के बारे में। देखिए, जो वेट्स का पूरा सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज था, एंड जितना भी आपका एक्सचेंजेस वगैरह हुआ करते थे बार्टर सिस्टम के तहत, उसको इन वेट्स वगैरह की मदद से रेगुलेट किया जाता था। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या? जिसमें हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कर काम चलाते हैं, जिसमें मुद्रा या फिर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास गेहूँ है और आपके पास में टमाटर है, अब अगर मुझे आपको टमाटर चाहिए, अगर आपके जो टमाटर हैं वो मुझे चाहिए और मेरा गेहूं जो है आपको चाहिए, तो हम लोग कोई सौदा करेंगे आपस में कि मेरा ये जो इतने वजन का गेहूं आपके इतने वजन के टमाटर के बदले में जो है मैं ले लूंगा, या फिर इतना जो टमाटर है आप मुझे दे दो, तब मैं आपको इतना इतना जो है गेहूं वगैरह दूंगा। इस तरीके का कुछ ना कुछ एक हमको यहाँ पर सौदा करना पड़ेगा। अब उस तरीके के जो सौदे हुआ करते थे या बार्टर सिस्टम के तहत में इस तरीके का जो एक्सचेंज का व्यापार चलता था, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती थी वेट्स वगैरह के सिस्टम की। या फिर यूं बोलूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बार्टर सिस्टम के तहत में ट्रेड होता था वो सारा का सारा रेगुलेट किया जाता था आपका इस सिस्टम ऑफ वेट्स वगैरह की मदद से। अब एक पर्टिकुलर, जैसे आपने एक सेटिंग वगैरह बना ली कि भाई ये जो पर्टिकुलर पत्थर का वेट है, इसके बराबर जो है आपका जितना गेहूं आएगा और इसके बराबर जितना आपके टमाटर आएंगे, वो आपस में हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। इस तरीके से जो है आप एक सिस्टम वगैरह पूरा बना के रेगुलेट, ये जो भी बार्टर में एक्सचेंजेस वगैरह हुआ करते थे इनको रेगुलेट किया करते थे। अब ये जो वेट्स बनाए जाते थे, ये जो वजन बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर ये पूरा का पूरा बार्टर सिस्टम वगैरह हड़प्पन सिविलाइजेशन में चलाया जाता था, ये एक पत्थर की मदद से बनाए जाते थे जिसका नाम है चर्ट। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये जो वेट्स का सिस्टम था, इसमें जो वजन वगैरह बनाए जाते थे, ये चर्ट नाम के एक स्टोन से बनाए जाते थे। चर्ट नाम का एक पत्थर होता था, उससे बनाए जाते थे। जनरली ये क्यूब के शेप में होते थे और इनके ऊपर कोई मार्किंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती थी। कुछ इस तरीके का शेप इनका आपको देखने को मिलता है, देख लीजिए। चर्ट नाम का एक पत्थर है, ऑलमोस्ट सफेद कलर का होता था। उसके ये क्यूबिकल शेप के जो है ये लोग स्ट्रक्चर वगैरह बनाते थे। और ये क्यूब कितना अच्छा बनाया है इन्होंने, ये भी देखिए। इसकी जो आप कह सकते हैं जो क्यूब इन्होंने बना के तैयार किया है, कितना बढ़िया शेप एंड साइज का है। इसमें डिफेक्ट वगैरह आपको जनरली इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो क्यूब्स वगैरह हुआ करते थे, इस क्यूब शेप के, छोटे से लेके बड़े तक जो है आपके वेट्स वगैरह बनाए जाते थे और इनकी मदद से जो है सारा काम चलाया जाता था। और ये किस पत्थर के बनते थे? जिस पत्थर के बनते थे उसका नाम क्या हुआ करता था? उसका नाम हुआ करता था चर्ट। चले, अब यहां पर ये जो छोटे वेट्स आपको देखने को मिलते हैं, इस चर्ट के बने हुए जो छोटे छोटे वेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये बाइनरी हुआ करते थे। मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके अप टू 12,800 तक ये सारे के सारे आपके बाइनरी नंबर्स में हुआ करते थे। हायर डिनोमिनेशन में जब आप जाओगे तो वहां पर फिर आपको डेसिमल सिस्टम में भी जो है वेट्स वगैरह देखने को मिलते थे कि 12.5 हो गया, या 1.5 आपका, लेट से अगर आपको 100 किलो से ऊपर करना है तो 105.67 किलो हो गया। इस तरीके से आपको हायर वेट्स वगैरह भी देखने को मिलते थे। मगर हायर डिनोमिनेशन में डेसिमल सिस्टम जो है वो फॉलो होता था, याद रखिएगा। लोअर डिनोमिनेशन वगैरह जो है उसमें वेट्स वगैरह बाइनरी होते थे और हायर डिनोमिनेशन जो होता था उसमें डेसिमल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। छोटे वेट जो होते थे उनका इस्तेमाल जनरली आपका ज्वेलरी और बीड्स वगैरह को वेइंग करने के लिए किया जाता था। और मेटल स्केल के जो पैन्स वगैरह हैं उनका भी, वो भी यहाँ पे मिले हैं, जिसकी मदद से ये सारा वेइंग वगैरह में आपने को मदद मिलती थी। देख लीजिए इस तरीके
तरीके से। ये जो छोटे छोटे वेट्स हैं इसकी मदद से आपका ज्वेलरी या इस तरीके के जो प्रेशियस मेटल या दूसरी चीज़ें रही होंगी जो आपकी छोटी रही होंगी या मगर आपका प्रेशियस रही होंगी, उनको जो है वे करने में इसका इस्तेमाल हुआ करता रहा होगा। और बाद में जो है फिर आपने और ये जो बड़े बड़े आपके वेट्स थे इनकी मदद से बड़ी चीज़ें जो है इनका वेटिंग वगैरह उनकी वेइंग वगैरह की जाती होगी। इस तरीके से वेइंग वगैरह के लिए सारे के सारे सिस्टम का इस्तेमाल होता था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो आता है एंशिएंट अथॉरिटी। यहां तक हम लोगों ने स्क्रिप्ट के बारे में बातचीत कर ली है, सील्स के बारे में बातचीत कर ली, वजन वगैरह किस तरीके से ये लोग करते थे उसके बारे में बातचीत कर ली। अब थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में कि यहाँ पर शासन प्रशासन कौन चलाता था, सत्ता वगैरह किसके हाथ में थी। देखिए जितना भी हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जितना भी हम लोगों को जानकारी मिली है, जितना भी हम लोगों को नॉलेज मिला है, उससे इतना तो समझ में आता है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक संस्था, एक ग्रुप ऑफ पीपल, या तो एक इंसान कर रहा होगा बैठ के या फिर एक इंसानों का समूह कर रहा था, एक अथॉरिटी कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसी थी जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वगैरह ले रही थी और उनको बाकायदा लागू करवा रही थी। ठीक है, जितना भी आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ोगे छोटे से लेके बड़े लेवल तक, आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन इस बात का देखने को मिलता है कि यहाँ पे बाकायदा कई सारे जटिल किस्म के निर्णय लिए जा रहे थे और ना सिर्फ लिए जा रहे थे, बाकायदा लागू किए जा रहे थे। और ये चीज जो है आपको क्लियर कट दिखती है। एग्जाम्पल के लिए आपको कई सारी चीजें हड़प्पा में ऐसी देखने को मिली हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में अलग अलग जगहों पर आपको ऐसी देखने को मिली है जिसमें एक गजब की यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए पॉटरी की बात कर लेते हैं, तो पॉटरी आप चाहे जम्मू से खोद के निकाल लो, चाहे आप गुजरात से निकाल लो, चाहे आप मेरठ से निकाल लो, चाहे आप अफगानिस्तान से निकाल लो, आपको उसमें एक गजब की सिमिलैरिटी, एक गजब की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी की सारी एक ही आदमी ने बनाई है या फिर एक ही जगह जो है उसको बना के तैयार किया गया है, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि बनाने वाले को पहले से पता था कि क्या स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स हैं, उसके अनुसार बनानी है। तो इसके चलते अलग अलग जगहों पे जो पॉटरी मिली है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आपको समझ में आती है। हड़प्पा के अलग अलग शहरों से जो भी आपके सील्स वगैरह आपको मिली हैं, वहां पर भी आपको इसमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है सील्स वगैरह में। वजन के साथ में भी यही कहानी है, गजब की यूनिफॉर्मिटी आपको यहां पे समझ में आती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईंटें तो ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब एकदम स्केल से नाप नाप कर जो है सब लोगों ने बनाई है। हर एक ईंट के साथ में ये खासियत आपको देखने को मिलती है कि हर एक जो आपकी ईंट वगैरह यहाँ पे बना के तैयार की गई है, लेट्स से इस ईंट की लेंथ जो है वो L है, तो इसकी जो हाइट है आप और लेट्स से इसकी जो हाइट है वो X है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो B है, तो आपकी जो लेंथ है वो इसकी हाइट का 4 गुना है और विड्थ या फिर ब्रेड्थ जो है वो इसकी हाइट का 2 गुना है। याद रखिएगा इस बात को। इस तरीके से आपको एक गजब की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी जो है अलग अलग आर्टिफैक्ट्स वगैरह में देखने को मिलती है। पॉटरी हो गया, सील्स हो गए, वेट्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, इन सारी की सारी चीजों में एक गजब की यूनिफॉर्मिटी जो है आपको समझ में आती है। और जम्मू से लेकर गुजरात के इलाके तक आप चले जाओ या फिर कहीं पर भी आप निकल जाओ, आपको हर जगह एक कॉमन आप ये सारी की सारी चीजों में एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी यूनिफॉर्मिटी का एक मतलब या तो ये होता है कि इन सारी की सारी चीजों को किसी एक आदमी ने एक जगह पे बैठ के बनाया हो या फिर एक जगह पे बैठ के इन सारी चीजों को बनाकर जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 4 साढ़े 4 हजार साल पहले के वक्त की। इस टाइम पीरियड में एक जगह पे बैठकर ये सारा का सारा सामान वगैरह बनाकर अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम लोग ब्रिक्स का ले लेते हैं, ब्रिक्स में जो यूनिफॉर्मिटी है आपको जम्मू से लेकर गुजरात तक जो है कॉमन देखने के लिए मिलती है, या फिर आप जहां जहां पे चले जाएं आपको ईंटें जो हैं एक जैसी देखने को मिलती हैं। अब ईंटों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है, इतने बड़े लेवल पर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े लेवल पर ईंटों को बनाकर एक ही जगह से अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाए। तो इतना तो क्लियर है कि इनको अलग अलग जगहों पर बनाया गया था, जहां पर ये इस्तेमाल हुई है उसी के आसपास में इनको बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर जम्मू में बैठा हुआ एक आदमी, जम्मू के आसपास अफगानिस्तान में बैठा हुआ एक आदमी, या फिर आपका पंजाब और सिंध के जो आज के इलाके पाकिस्तान में उसकी बात कर लेते हैं, उसमें बैठा हुआ आदमी, गुजरात में जो और बाकी जगहों पर आपको मेरठ और इसके आसपास में जो जगहें मिली हैं वहां पर इन अलग अलग जगहों पर जो आदमी ईंटें बना रहा है और इन ईंटों का इस्तेमाल कर 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 जो है उससे आपकी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसे कैसे पता कि उसको इसी प्रपोर्शन की ईंटें बनानी है और सारी जगहों पर आपको इसी तरीके की ईंटों की यूनिफॉर्मिटी मिल रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी ने इन सब लोगों को पकड़ के बताया है कि भैया ये स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड की ईंटें वगैरह जो हैं आपको बनानी है, इस स्टैंडर्ड की ईंटें वगैरह जो हैं आपको इस्तेमाल करनी है। अब ये आदमी अगर बता रहा है और इसकी बातें मानी जा रही हैं, इसका मतलब इसके पास में, या फिर ये आदमी, ये संस्था, व्यक्ति, जो कुछ भी हो, ये है, ये जो भी लोग ये बातें बता रहे हैं और इनकी बातें मानी जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे अथॉरिटी तो थी। अब सवाल ये उठता है कि अथॉरिटी कैसी थी, कौन यहाँ पे रूल करता था? एक राजा होता था, कई लोग होते थे? उस सवाल को हम लोग जो है तलाशेंगे। इस ईंट के एग्जाम्पल को थोड़ा सा और
अगर आगे बढ़ाते हैं कि इतने बड़े लेवल पर ईंटें बनाने के लिए भी जो है आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। जिस लेवल पर जम्मू से लेकर गुजरात तक और बाकी जगहों पर ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वो एक इंडिकेशन है इस बात का कि बहुत बड़े लेवल पर जो है आपने ईंटों को मोबिलाइज किया, आपने ईंटें जो है बनवाई हैं। अब इतने बड़े लेवल पर ईंटें बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आदमियों की या फिर लेबर की। अब इतने बड़े लेवल पर आपको अगर लेबर को मोबिलाइज करना है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आप कह सकते हैं एक्सरसाइज होती है, और वो आसानी से नहीं होती, उसमें फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आपको बहुत ज्यादा सारी चीजें करना पड़ती हैं। अब ये सारा काम किसने किया था? A lot of settlements were set up at strategic locations, example नागेश्वर एंड बालाकोट। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि नागेश्वर एंड बालाकोट की खासियत ये थी कि ये इनको जहां पे बनाया गया था वहां से वो सामान इनको आसानी से मिल जाता था, रॉ मटेरियल वगैरह आसानी से मिल जाता था, जिसकी मदद से ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे। तो इस तरीके के बहुत से सेटलमेंट्स वगैरह जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बसाए गए हैं, और इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बसे हुए आपके जो अलग अलग आपके सेटलमेंट्स वगैरह हैं, ये भी एक इंडिकेशन हमको इस बात का देते हैं कि किसी ने इसके बारे में सोचा होगा, किसी ने इसके बारे में लॉजिक लगाया होगा, किसी के दिमाग में किसी ने दिमाग लगा के बात सोची होगी और उसके बाद लोगों को वहां पे बसवा के उस पर्टिकुलर चीज का क्राफ्ट प्रोडक्शन शुरू करवाया। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी आप देख लोगे ये एक इंडिकेशन देती हैं कि यहां पर अथॉरिटी थी, यहां पे कोई जो है सारे के सारे फैसले ले रहा था, कोई ना कोई जो है इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करवा रहा था। तो नेचुरल सा जो सवाल उठता है वो ये है कि ये सारी की सारी चीजें किसने ऑर्गेनाइज करवाई, किसने ये सारे फैसले लिए, और लोग अगर ये जो फैसले अगर ले भी रहे थे ये लोग या ये व्यक्ति या जो भी इंसान रहा होगा या रहे होंगे या जो एक पूरी संस्था रही होगी जिनकी बातें या संस्थाएं रही होंगी, इन लोगों की बातें लोग मानते क्यों थे? तो यहां से कुल मिलाकर ये जो पर्टिकुलर सवाल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शासन कैसे चलता था, राज कौन करता था, अथॉरिटी किसके पास में थी, पावर किसके पास में थी, वो अथॉरिटी और पावर कहां से डिराइव करता था और लोग उसकी बातें मानते थे तो क्यों मानते थे, कैसे मानते थे, इन सारे सवालों का जो है जवाब अब हम लोग यहां से तलाशना शुरू करेंगे। चलें देखते हैं इसे। तो ये जो टॉपिक है पैलेसेस एंड किंग्स, इसमें हम लोग इसी सवाल का जवाब तलाशना शुरू करेंगे कि ये किसने जो है ये सारे फैसले लिए थे, इम्प्लीमेंट कैसे कराए वगैरह वगैरह। देखिए जितना भी अपने को एविडेंस यहाँ पे मिला है, एक बात क्लियर है कि आर्कियोलॉजिस्ट किसी एक पर्टिकुलर या फिर हिस्टोरियंस वगैरह जो हैं किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर इसकी मदद से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अटकलें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा अब अपन लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। जितना भी एविडेंस वगैरह हमको यहाँ पर मिला है उसकी मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया कोई कंक्रीट एविडेंस इस बात का नहीं मिला है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या था या फिर यहाँ पर रूल कौन किया करता था। यहाँ पे एक राजा होता था, उसकी प्रजा होती थी, रूलर्स और उसकी सब लोग जो है बातें मानते थे, या तो ऐसी व्यवस्था थी यहाँ पर, या फिर एक से ज़्यादा लोग हुआ करते थे, या फिर एक पूरी की पूरी एंशिएंट आपका जो ग्रीस वगैरह था उसकी तरह से काउंसिल हुआ करती थी। यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था थी, अथॉरिटी का सोर्स एग्जैक्टली कैसा था, इसके बारे में हमारे पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस वगैरह नहीं हमारे पास इस तरीके का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर जो है एक मूर्ति मिली है, और ये भी मोहनजोदाड़ो का जो सीटाडेल का इलाका है वहाँ से आपको देखने को मिली है। तो ये जो मूर्ति है इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया है प्रीस्ट किंग का, ठीक है। एक स्टोन की स्टैच्यू, एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति हमको मिली है, उसका एक्चुअल नाम क्या है वो तो किसी को नहीं पता। ये लोग हड़प्पा वाले जिन्होंने बनाई थी वो लोग इसको क्या बोलते थे हम नहीं जानते, मगर हमने अपनी तरफ से जो है इस मूर्ति को नाम दे दिया है प्रीस्ट किंग का। मैं आपको ये मूर्ति दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति है जो इस तरीके से आपको ऐसा लग रहा है आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसने एक शॉल ओढ़ रखा है जिसके ऊपर आपके फूल पत्तियां बनी हुई हैं। एक कंधे के ऊपर से इसका वो शॉल जा रहा है, एक हाथ में इसने कुछ बांध रखा है। दाढ़ी वगैरह इसने अच्छी तरीके से बना रखी है, कटवा रखी है, ठीक है जी। और इस तरीके से सर के ऊपर भी इसने जैसे हाथ में पट्टा बांध रखा है वैसे सर के ऊपर भी इसने एक बैंड बांध रखा है, और ये ऐसा लग रहा है मेडिटेशन वगैरह की मुद्रा में बैठा हुआ है। और इसकी आप फ्रंट व्यू देख लीजिए, कुछ इस तरीके से जो है ये मूर्ति आपको देखने को मिली है। नीचे से तो पूरी नीचे से टूट गई है, इसका हाथ वगैरह भी जो है टूट टाट के अलग हो गया है, मगर जितना हिस्सा अपने पास में बचा हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। नाक वगैरह भी जो है इसकी खराब हो गई है, मगर ये कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। पीछे भी देखिए इसने जो सर के ऊपर आगे से बैंड बांध रखा है, पीछे की तरफ में इस तरीके से सर के पीछे जाके वो टकरा रहा है, और पीछे इसका पूरा जो ये पीठ वगैरह है शॉल से ढकी हुई है। इस तरीके का जो है आदमी अपने को देखने को मिल रहा है।
तो ये जो मूर्ति है इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रीस्ट किंग बोल दिया है, और एक हम लोगों ने यहाँ से अटकल लगाई है, एक हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है यहाँ पर पुजारियों जैसे लोग या फिर जो हाई आपकी अथॉरिटी वाले लोग रहते होंगे, जो प्रीस्ट वगैरह का काम करते होंगे, शायद वो लोग जो है रूल करते होंगे, या फिर उनमें से कोई एक आपका हेड प्रीस्ट रहता होगा और वो जो है इन सारे बाकी जो दूसरे पुजारी वगैरह उनकी मदद से रूल करता होगा। ये अटकल लगाने की वजह यह है कि आपका मेसोपोटामिया वालों के साथ में उठना बैठना इन लोगों का स्थापित हो गया है। मेसोपोटामिया वालों के साथ में इन लोगों का इनका व्यापार वगैरह चलता था, ये हमको पता है, और मेसोपोटामिया में इस तरीके से प्रीस्ट किंग वगैरह हुआ करते थे। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक अंदाज़ा लगा लिया है कि शायद यहाँ पर ये मूर्ति के बेसिस पे कि शायद इस तरीके की कोई व्यवस्था वगैरह रही होगी। कुछ आर्कियोलॉजिस्टों का ये भी मानना है या फिर ये ओपिनियन भी है कि हड़प्पा वालों की जो सोसाइटी थी, हड़प्पन सोसाइटी में शायद कोई शासक वर्ग था ही नहीं और सारे के सारे लोग जो हैं वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। ये थोड़ा सा अनलाइकली है। इसकी वजह यह है कि अगर कोई शासक वर्ग नहीं था और सब इक्वल स्टेटस एंजॉय किया करते थे तो फिर ऐसी परिस्थिति में इतनी यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं है। इतनी यूनिफॉर्मिटी और इतने क्रूशियल डिसीजंस अगर लिए जा रहे हैं और वो भी तब जब सब लोगों को आपका स्टेटस हासिल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कभी भी ओपिनियन इस तरीके से एकदम ओवरवेलमिंगली एक तरफ नहीं होती कि सबके सब लोग जो एक बात मान लें। कोई ना कोई आपको डाइसेंट वगैरह करने वाला किसी ना किसी फैसले में मिल ही जाता है। तो आपको आप सब लोगों के ऊपर भी एक अथॉरिटी चाहिए होती है कि अगर आपका पूरा का पूरा एक मत लोग वगैरह के बीच में अगर एक मत ना बने तो भी जो है निर्णय वगैरह लिए जा सकें। तो ये कई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद इस तरीके की व्यवस्था रही होगी कि कोई रूलर ना रहा हो और सब लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय करते हो, मगर ये बहुत हाईली अनलाइकली है। मुश्किल ही है कि शायद ऐसी कोई व्यवस्था रही हो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद कोई एक रूलर नहीं था और कई सारे आपके रूलर्स वगैरह हुआ करते थे। एक की जगह कई सारे आपके रूलर्स वगैरह देखने को मिलते थे। जैसे कि मोहनजोदाड़ो में शायद कोई एक अलग रूलर रहा होगा सेपरेट, हड़प्पा वाला का जो है शायद कोई एक अलग सेपरेट रूलर रहा होगा, और इस तरीके से सो ऑन अलग अलग आपके जो है अलग अलग रूलर्स वगैरह रहे होंगे। कई लोगों का ये भी मानना है। अब हकीकत क्या है वो हमको एग्जैक्टली नहीं पता, मगर जो भी है कुल मिलाकर इतना हमको समझ में आता है कि अथॉरिटी वगैरह वहां पर थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई एक सिंगल स्टेट ये हुआ करता था, क्योंकि इतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी अगर आपको देखने को मिल रही है तो फिर उसका मतलब यह है कि इन सब लोगों के ऊपर कोई एक व्यक्ति जो है वो रूल किया करता था। आर्टिफैक्ट्स हो गए, प्लांट सेटलमेंट हो गया, ब्रिक्स वगैरह में यूनिफॉर्मिटी हो गई, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपनी कॉलोनीज वगैरह को बसाना, ये सारी की सारी चीजें इंडिकेशन है इस पर्टिकुलर चीज की तरफ, ये इस पर्टिकुलर बात की तरफ इशारा करता है कि शायद पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर कम से कम इसका बड़ा इलाका जो है ये एक सिंगल स्टेट हुआ करता था। सबसे लास्ट जो थ्योरी है कि भाई ये जो सब एक सिंगल स्टेट हुआ करता था, उसको रूलर एक राजा करता था या फिर वो एक राजा ने कई व्यवस्था कर रखी थी, अपने हिस्से बांट रखे थे लोगों को और वो सब उसकी बात मानते थे, अथॉरिटी वगैरह, और इस तरह से राजकाज चलता था। इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, मगर हम इतना जानते हैं कि ये सबसे लास्ट वाली थ्योरी थोड़ा सा प्लॉजिबल रखती है। क्योंकि प्लॉजिबल लगती है बिकॉज इट सीम्स अनलाइकली दैट द एंटायर कम्युनिटीज हैज टुगेदर टेकन सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। तो वही बात जो मैं कह रहा था, ये जो आखिरी बात आपको थोड़ा सा प्लॉजिबल लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आपकी पूरी की पूरी जो एक कम्युनिटी है जिसमें सब लोगों को इक्वल स्टेटस अगर आपने दे रखा हो तो वो सबके सब एक साथ इकट्ठे होकर इस तरीके के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वगैरह लेते हो। ये थोड़ा सा हाईली अनलाइकली है, थोड़ा सा मुश्किल है, पॉसिबल है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन की। ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखते हैं सर। तो एंड ऑफ द सिविलाइजेशन में हम लोग अब ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो समाप्ति की तरफ कैसे गई, वो किस तरीके से जो है खत्म हुई है। देखिए 1800 बिफोर कॉमन एरा आते आते हम लोगों को इस बात के एविडेंसेस देखने के लिए मिलने लगते हैं कि हड़प्पा की साइट्स वगैरह जो है उनको अबेंडन किया जाने लगा था। ठीक है जी। और ये सारी की सारी साइट्स एक साथ अलग अलग जितनी भी आपके जो हड़प्पन सेटलमेंट्स थे ये सबके सब एक साथ जो है अबेंडन हो रहे थे। देख थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। 1800 बिफोर कॉमन एरा आता है और उसके बाद का जो कालखंड है इस टाइम पीरियड तक अपने को ये देखने को मिलने लगा, या 1800 बिफोर कॉमन एरा आते आते अपने को ये बात यहाँ पे क्लियर कट दिखती है कि लोग जो हैं हड़प्पन सेटलमेंट की अलग अलग जो साइट्स हैं उनको छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं या छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, इनको अबेंडन कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी एक शहर में या दो शहर में ये चीज़ हो रही हो। पूरी सिविलाइजेशन नॉर्थ से लेकर साउथ तक चले जाओ, ईस्ट से आपका ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आ जाओ, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे जाना है इस पूरी सिविलाइजेशन के एरिया में जहाँ जहाँ पर देखा गया हर एक जगह पे 1800 बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक आपको ये देखने को मिलता है कि एक ही वक्त पर लगभग एक ही वक्त पर सारे लोगों ने इन शहरों में रहना बंद कर दिया था। और इन शहरों को छोड़ छोड़ के, इन साइट्स को छोड़ छोड़ के, इन सेटलमेंट्स इन कॉलोनीज को छोड़ छोड़कर सब लोग एक साथ निकलने लगे, इनको अबेंडन कर जो है वो यहां से जाने लगे। इसी वक्त में आपको
गुजरात में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में पॉपुलेशन का एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है और नई सेटलमेंट्स वगैरह जो है यहाँ पर सेटअप होती हुई समझ में आती हैं। ठीक है, तो दो काम आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं। 1800 बिफोर कॉमन एरा आते आते हड़प्पा के जितनी स्थापित शहर थे, हड़प्पा की जितनी आपकी स्थापित सिविलाइजेशनल सेंटर्स वगैरह थे, उन सबको जो है लोगों ने अबेंडन करना शुरू कर दिया, सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। ABANDON, तो अबेंडन करना शुरू कर दिया, अबेंडन कर 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 जाने लगे। और ये एक शहर में या दो शहर में या फिर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं हुआ, पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग शहर जितने भी आपके शहर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, इन सारे शहरों में साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर चीज आपको होती हुई समझ में आती है। एक ही वक्त पर काफी बड़े लेवल पर ये सारी की सारे शहर वगैरह जो हैं लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। अब क्यों भाग गए उसका जवाब हमारे पास नहीं है, मगर ये एक चीज है कि ये जो अबेंडन किए गए हैं, ये जो शहर जब अबेंडन हो रहे थे उसी टाइम पीरियड में आपका जो गुजरात के नए इलाके हो गए, हरियाणा के इलाके हो गए, वेस्टर्न यूपी का इलाका हो गया, यहां पर आपको पॉपुलेशन का जो है एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ में आपको यहां पर नए शहर या फिर न्यू सेटलमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी समझ में आती हैं। न्यू सेटलमेंट्स या नए शहर वगैरह जो हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि ये आपका 1800 बिफोर कॉमन एरा के बाद में अगर लोग यहां पे इन सारी साइट्स को छोड़कर चले गए तो उसके बाद में इन इलाकों में, इन शहरों में, इन पर्टिकुलर जगहों पे कोई रहा ही नहीं। आपको इसके बाद में भी यहां पर कम से कम 100 साल तक और यानी कि 1900 बिफोर कॉमन एरा तक जो है कंटिन्यूड तौर पर आपको कुछ जगह, कुछ पर्टिकुलर साइट्स पे कम से कम जो है आपको लोगों का ऑक्यूपेशन समझ में आता है। यहां पर आपको दिखता है कि लोग यहां पर रहा करते थे। हालांकि 1800 बिफोर कॉमन एरा के पहले जो आपका कल्चर हुआ करता था लोगों का, और ये जो 100 साल और आपको एविडेंस देखने को मिलता है कि लोग यहां पे रहे हैं, इसमें आपको रहन सहन का तरीका या जो कल्चर वगैरह है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता हुआ समझ में आता है। क्लियर कट आपको दिखता है कि मटेरियल कल्चर जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपका अब हो रहा है। ना उस तरीके की बड़ी बड़ी वैभवशाली ग्लोरीफाइंग बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है, ना उस तरीके की आपकी प्लानिंग वगैरह आपको देखने को मिल रही है। वेट्स वगैरह का जो प्रिसाइज सिस्टम था वो फॉलो नहीं हो रहा, सील्स वगैरह गायब हो गई। तो ये आपको यहाँ पे लोग रहते हुए जरूर दिख रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर रहने वाले लोग या तो भूल गए कि पहले कैसे रहा करते थे, या फिर अब यहाँ पे कोई और आदमी आके रहने लगा, जो पहले यहाँ पे इंसान रहा करते थे वो चले गए। अब ये सारी की सारी चीजें एक साथ होती हुई आपको समझ में आ रही हैं। मोस्ट विजिबल इज द डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज वेट्स, सील्स, बीड्स, राइटिंग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एक्सेट्रा। तो एक साथ जब ये 1800 बिफोर कॉमन एरा पे लोगों ने जगहों को छोड़ा, यहां से निकले और इसके बाद में सारी चीजें हुई, तो काफी सारी चीजें एक साथ डिसअपियर हो गई। आपको एकदम से देखने को मिलता है जो डिस्टिंक्ट किस्म के आर्टिफैक्ट्स वगैरह हड़प्पन सिविलाइजेशन में बनाए जाते थे, ये सबके सब एक साथ गायब हो गए। आपके जो वेट्स का प्रिसाइज सिस्टम था वो गायब है, जो सील्स हैं, बीड्स हैं, राइटिंग्स हैं, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, लंबे डिस्टेंस का जितना भी ट्रेड होता था सब खत्म हो गया, एक साथ सब खत्म, डाटा बाय बाय हो गया। इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। बहुत कम यहाँ पे मटेरियल वगैरह जो है अब लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था आपका नए ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। जिस तरीके के आपको पहले स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, उस तरीके का स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी अब गायब हो गई है। बहुत कम मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल कर बहुत कम चीजें जो है बनाई जा रही थी, और बहुत ज्यादा उसमें सोफिस्टिकेशन वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलता था। यही चीज आपको घर वगैरह बनाने के जो टेक्निक्स थी उसमें देखने को मिलती है कि हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स थी वो सबकी सब डेट्रियोरेट हो गई। ऐसा लगा कि जैसे या तो हड़प्पन अपने जो मकान बनाने की कला या तो वो भूल गए एक दिन में, या एक रात में इनको सब ये दिमाग से निकल गया कि मकानों का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, या फिर वो हड़प्पन जिन्होंने रहकर वो शानदार शानदार बिल्डिंग्स बनाई थी वो अब यहाँ पे नहीं रहते। उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके मकान बनाने का तरीका उनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो आपका हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक है उसमें भी आपको क्लियर कट डेट्रियोरेशन देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पब्लिक स्ट्रक्चर जो है उसके बाद अब आपको कंस्ट्रक्ट होते हुए समझ में नहीं आते। अब आपको क्लियर दिखता है कि उस तरीके की बड़ी बिल्डिंग्स जो पहले 1800 बिफोर कॉमन एरा के पहले आपको देखने को मिल रही थी, उस तरीके की बिल्डिंग्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। कुल मिलाकर हम लोग एक निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स और जितने भी सेटलमेंट्स वगैरह 1900 बिफोर कॉमन एरा तक या उसके बाद भी थोड़ा वक्त तक आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये एक पर्टिकुलर रूरल लाइफस्टाइल की तरफ में हमको जाते हुए समझ में आते हैं। हड़प्पा का मतलब क्या, अर्बन लाइफस्टाइल हुआ करती थी, शहरी आपकी एक लाइफस्टाइल हुआ करती थी। मगर 1800 के बाद 1900 और 1900 के बाद में भी फर्दर जब तक भी आपको किसी जगह पे लोगों का रहना समझ में आता है या लोगों के रहने के एविडेंसेस वगैरह या होने के एविडेंसेस मिलते हैं, आप
आपको जिंदगी मगर अर्बन से रूरल की तरफ जाती हुई समझ में आती है। ठीक है जी, अर्बन लाइफस्टाइल कब तक थी? 1800 तक थी, 1800 बिफोर कॉमन एरा तक। 1900 आते आते आपका रूरल की तरफ में ये शिफ्ट होती हुई समझ में आती है और उसके बाद में ये एकदम क्रिस्टलाइज ही हो जाती है। उसके बाद में फिर यही जो लाइफस्टाइल है वही आपको यहाँ पर समझ में आती है, शहरी जो जिंदगी थी वो समाप्त हो जाती है। अब ये जो रूरल वे ऑफ लाइफ आपको 1900 के बाद या 1900 तक होता हुआ दिखता है, उसके बाद एकदम क्रिस्टलाइज होता हुआ समझ में आता है। ये रूरल वे ऑफ लाइफस्टाइल को कई बार हम लोग लेट हड़प्पन कल्चर्स भी बोल देते हैं, लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जो है इसको हम लोग जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एकदम से ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1800 बिफोर कॉमन एरा के कुछ वक्त तक पहले तक लोग बाग यहाँ पे बढ़िया मजे में रह रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, एक दिन इनको समझ में आया कि अब यहाँ रहने में मजा नहीं आ रहा, सब छोड़ छोड़ के भगो। एक शहर में अगर कोई हमला हो गया, एक शहर में बाढ़ आ गई, एक शहर में भूकंप आ गया, वो भी समझ में आता है। मगर सारी की सारी सेटलमेंट, जम्मू से भी आदमी उसी वक्त निकल के भाग रहा है, आपका राजस्थान से भी उसी वक्त निकल के भाग रहा है, गुजरात से भी उसी वक्त निकल के भाग रहा है, सिंध पंजाब की भी इलाके छोड़ दिए, शोरतु गई और बाकी सारा जो अफगानिस्तान की सेटलमेंट थी वो भी अवेंडन कर दी, सब छोड़ छोड़ के एक साथ गायब हो गए। ऐसा कैसे हो गया? एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ये चीज कैसे हो गई? इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। मगर अब इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिए गए हैं, उन एक्सप्लेनेशंस वगैरह के बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे। या फिर ये कि एकदम से अभी एक तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, उसके बाद में सब छोड़ छाड़ के भाग गए, या उसके बाद एकदम से आपने जिंदगी जो है बदल ली और नए सेटलमेंट्स आपको नई जगहों पे देखने को मिलने लगे। इन सारी बातों का कोई एक पर्टिकुलर जवाब नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, देखते हैं। क्लाइमेट चेंज को कई लोगों ने जो है आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्सप्लेनेशन माना है, कई लोगों को मानना है इन पूरे इलाके में क्लाइमेट चेंज हो गया और उसके चलते लोगों का रहना मुश्किल है। आप फिर ये जवाब देखिए, गले नहीं उतरता। जम्मू के इलाके में अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो उससे गुजरात में रहने वाले पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ सकता। अगर आपका अफगानिस्तान या फिर सिंध के इलाके में एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया तो फिर वही बात इसके रिस्पेक्ट में इससे अच्छी खासी डिस्टेंस पे बसे हुए दूसरे इलाकों पे कितना इफेक्ट पड़ जाएगा उस क्लाइमेट चेंज का। लोकलाइज क्लाइमेट चेंज होगा अगर होगा तो, अगर इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है पूरे सब कॉन्टिनेंट का, तो उसका प्रभाव फिर हर एक जगह पे देखने को मिलना चाहिए। उसी वक्त अगर हम लोग कहें कि पूरे हेमिस्फीयर में एक बहुत बड़े लेवल पे क्लाइमेट में चेंज आए थे तो उसका प्रभाव दूसरी सिविलाइजेशंस पे भी देखने को मिलना चाहिए, वो कुछ होता नहीं है यहाँ पे। तो क्लाइमेट चेंज एक रीजन दिया जाता है, बट ये गले नहीं उतरता। दूसरा रीजन डिफॉरेस्टेशन को दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं एक्सेसिव फ्लड्स भी एक रीजन था, बार बार बाढ़ आती थी। फिर वही सवाल उठता है कि ऐसी कैसी बाढ़ आती थी कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया डूब जाता था। एक इलाके में बाढ़ आती होगी, एक क्षेत्र में बाढ़ आती होगी, ऐसी कैसी बाढ़ आ गई कि पूरा आपका जम्मू से लेकर गुजरात तक के इलाके डूब रहे हैं, राजस्थान के क्षेत्र आपके कालीबंगन और ये सारे इलाकों से लेकर अफगानिस्तान तक जो है एकदम आपका पानी के नीचे जलमग्न हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने बड़े इलाके में बाढ़ नहीं आ सकती ना। फिर वही बात आ जाती है कि एक्सेसिव फ्लड्स वाली बात भी एकदम गले नहीं उतरती। इसके चलते एक जगह के आदमियों का जीना अगर मुश्किल हो गया और वो लोग छोड़ के भग गए, चलो मान लिया कि सिंध वगैरह के इलाके में 5-6 नदियां हैं, वहां पे वो सब है, पंजाब सिंध के इलाके में बाढ़ें आ रही हैं, जम्मू के इलाके में क्यों लोग भाग गए, गुजरात के इलाके में लोग क्यों भाग गए, यहाँ पे आपका जो आपके हरियाणा और बाकी सारे आपके जो मेरठ वेरठ के आसपास के इलाके की जो सेटलमेंट्स थी वहां से लोग क्यों भाग गए, अफगानिस्तान के लोग कहां भाग गए, ये बताइए। इसके फिर आपके पास में जवाब नहीं है। एक्सेसिव फ्लड्स वगैरह की थ्योरी भी जो है गले नहीं उतरती। शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ये एक बात समझ में कुछ हद तक आती है कि कुछ इलाकों में जो आपकी नदियां थी भूकंप आ गए होंगे, उसके चलते इन्होंने अपने रास्ते बदल दिए, या फिर नदियां सूख गई हैं, इन्होंने अपने कोर्स वगैरह किसी कारण से जो है चेंज कर लिया, जो भी वजह रही हो, ये एक पर्टिकुलर रीजन दिया जाता है, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स। तो इनमें से अब फिर वही बात आ जाती है, इनमें से कोई एक फैक्टर या एक से ज्यादा फैक्टर का कॉम्बिनेशन कुछ सेटलमेंट्स के लिए सही हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए सही हो सकता है, बट इनमें से कोई भी फैक्टर या इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का यूं खत्म हो जाना एक्सप्लेन नहीं करता। किसी भी तरीके से हम लोगों के पास में इस सवाल का जवाब नहीं है कि ये लोग साले कैसे जो है एकदम से खत्म हो गए। इन लोगों के पास में एकदम से आउट ऑफ नोवेयर जो है ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतना बड़ा अर्बन सेंटर, इतना जो शानदार किस्म की जो जिंदगी ये लोग जी रहे थे, जो एकदम इतना एडवांस वे ऑफ लाइफ थी, एकदम से कैसे समाप्त हो गई, इसका हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का कोलैप्स कैसे हो गया, इसका हमारे पास में कोई एक्सप्लेनेशन जो है यहां पर निकलकर, सही बताएं तो कॉन्क्रीट मायनों में नहीं निकल कर आता कि ये कैसे क्या समाप्त हो गया, इसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब इतना बड़ा इलाका एकदम से जो है यहां पर रहने वाले लोग एकदम से कैसे पागल हो गए, एकदम से इनके दिमाग कैसे चल गए, बावले हो गए, क्या हो गया, हमारे पास कोई जवाब नहीं है इस पर्टिकुलर चीज का कि कैसे खत्म हो गई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतने बड़े इलाके में फैली हुई सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हो गई, इसका कोई जवाब जो है किसी के पास में एकदम से निकलकर नहीं आता। चलें आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी बातचीत अभी तक हम लोगों ने करी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की बारे में, इसके खत्म होने के बारे में, कि एक तो इसको अबैंडन कर दिया गया, ठीक है जी, इसकी जो अलग अलग साइट्स थी उनको अबैंडन कर दिया गया। उसी वक्त में आपको जो है नई सेटलमेंट्स वगैरह जो हैं कुछ इलाकों में देखने को मिली।
नई सेटलमेंट्स वगैरह जो हैं कुछ इलाकों में आपको देखने के लिए मिली, ये बात हो गई अबेंडनमेंट और न्यू सेटलमेंट्स वगैरह। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से जो है कुछ अजम्पशंस वगैरह लगाए कि ऐसी सारी चीज़ें क्यों हुई होंगी। अब इनमें जितने अजम्पशंस हमने नेचुरल फैक्टर वगैरह के देने की कोशिश करी, इससे पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का कोलैप्स समझ में नहीं आता। एक जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका बनता है कि, और उसके साथ ही साथ फिर ये भी देखना कि भाई 1800 बिफोर कॉमन एरा तक जो है एक अलग तरीके की जिंदगी यहाँ पे चल रही है, और उसके बाद में ऑल टुगेदर जो है 1900 बिफोर कॉमन एरा आते आते, और उसके बाद में फिर लेटर फर्दर अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पीरियड में हमको क्या देखने को मिलता है, एक ऑल टुगेदर अलग तरीके की जो है जिंदगी, एक ऑल टुगेदर अलग तरीके की जो है लाइफस्टाइल हमको यहां पर समझ में आती है, जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्बन से रूरल लाइफस्टाइल की तरफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर शिफ्ट यहां पर आपका हुआ है। तो ये जो एक पर्टिकुलर चेंजेस वगैरह आए हैं, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है जो काफी ज्यादा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, जो ऐसा लगता है कि शायद हकीकत के ज्यादा करीब है। वो ये है कि शायद ये हुआ होगा, ऐसा समझ में आता है कि वो एक जो यूनिफाइंग अथॉरिटी थी या फिर वो जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स हुआ करता था जो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को साथ में लेकर चल रहा था, जो इन लोगों के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स फैसले करता था, जो इनके लिए अलग अलग डिसीजन मेकिंग किया करता था, जो इन सारे डिसीजंस को इंप्लीमेंट कराता था, जो सारी अथॉरिटी वगैरह थी, वो शायद अथॉरिटी किसी वजह से कोलैप्स कर गई, या फिर वो जो हड़प्पन स्टेट था, हड़प्पन गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो जो अथॉरिटी थी, राजा या जो भी रहे होंगे काउंसिल जो भी उनके मतलब गवर्निंग आपका करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी, हड़प्पन स्टेट या हड़प्पन अथॉरिटी, वो एकदम समाप्त हो गई। अब ये इस चीज के लिए आपके अच्छे खासे एविडेंसेस वगैरह भी मौजूद हैं, और ये इस पर्टिकुलर चीज को कि ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर ये जो हड़प्पन अथॉरिटी है, इसके खत्म होने के चलते लोगों ने इस जगह को अबैंडन कर दिया। ये बात फिर भी काफी लॉजिकल लगती है, काफी गले के नीचे उतरती है। ये खत्म हो गई थी, इसके एविडेंसेस हमको इस तरह से मिलते हैं, हड़प्पन अथॉरिटी खत्म हो गई थी, इसके एविडेंसेस इस तरह से मिलते हैं कि वो जो सील्स वगैरह हुआ करती थी, जिससे हमने अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन की शुरुआत करी थी, वो सील्स आपको मिलना बंद हो गई। वो सील्स वगैरह अब एकदम से डिसअपियर हो गई। उस तरीके की स्क्रिप्ट वगैरह जो जिसका ये लोग इस्तेमाल किया करते थे, वो भी जो एकदम गायब हो गई। वो जो अलग अलग बीड्स एंड पॉटरीज अलग अलग 50 तरीके की बनाया करते थे, वो मिलना बंद हो गई। वेट सिस्टम जो है वो एकदम से गायब हो गया, और ये सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण लगता है, क्योंकि देखिए वेट का सिस्टम किसी एक ने डिसाइड किया होगा या किसी एक अथॉरिटी ने डिसाइड किया होगा, और वो लोग फिर जो अल्टीमेटली उसको इंप्लीमेंट करवाते होंगे, और वजन की उस पर्टिकुलर व्यवस्था या वेट्स एंड मेजर्स की उस तरीके की मदद से जो है आप अपना पूरा काम वगैरह चलाते थे, पूरा कारोबार चलाते थे। अब अगर आपकी वो अथॉरिटी खत्म हो गई जिसने आपको मजबूर कर रखा था कि वो वेट्स वगैरह के सिस्टम को आपको इंप्लीमेंट कराना है, तो फिर अब आपकी मर्जी है कि आप उस वेट के सिस्टम को इंप्लीमेंट कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते। अगर आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो, मगर कुल मिलाकर वो यूनिफॉर्मिटी जो है वेट्स के सिस्टम की वो गायब हो जाएगी। तो वो जो वेट्स के सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी गायब होती है, हमको यहां पर समझ में आती है। वो खास तरीके के जो आपके वेट्स वगैरह और उनका जो इस्तेमाल हुआ करता था, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। वो आपको वेट्स का सिस्टम जो है आपको एकदम डिसअपियर होता हुआ दिखता है, वो इस्तेमाल होता हुआ समझ में नहीं आता। तो जैसे जैसे आपका ये अबेंडनमेंट वगैरह हुआ है, उसके साथ ही सारी की सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद में लगभग 1000 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए शहरों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, नए शहरों का विकास नहीं हुआ। और फिर जिन जगहों पर ये नए शहर डेवलप हुए, वो ऑल टुगेदर एक नई जगह थी। हड़प्पा का पूरा सिविलाइजेशन जिन इलाकों में बसा हुआ था, उससे बहुत दूर गैंगेटिक वैली में, आज का जो यूपी का इलाका है, बिहार वगैरह का पोर्शन है, यहां पर जो है आपको एक नई सिविलाइजेशन डेवलप होती हुई समझ में आती है। उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, मगर कुल मिलाकर इस तरीके से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होती है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद में जो एक आपकी रूरल वे ऑफ लाइफ या रूरल लाइफस्टाइल आपका शुरू होता है, वो रूरल वे ऑफ लाइफ या फिर वो रूरल लाइफस्टाइल लगभग 1000 साल तक चलता है। और उसके 1000 साल के बाद में जो है फिर आपको नए शहर वगैरह निकलकर समझ में आते हैं, नए शहर वगैरह जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये जितनी भी बातचीत थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के आपके जितने भी आपके फीचर्स वगैरह थे, उससे लेकर उसके उत्थान और उत्थान से लेकर उसके डिक्लाइन तक की, या उसके क्लाइमैक्स से लेकर उसके अल्टीमेटली खत्म होने तक की सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है साइट्स, मोड्स एंड लेयर्स। अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल स्टडी वगैरह की जाती है। चलें देखते हैं सर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब अपने को पढ़ना है, इसका नाम है साइट्स, मोड्स एंड लेयर्स। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे, हमने जो अभी तक बातचीत करी है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से ये मिला है, वहाँ से वो मिला है,
तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आर्कियोलॉजिस्ट को पता कैसे चलता है कि कहाँ पर खुदाई करनी है, कहाँ पर खुदाई नहीं करनी है, और फिर जो खुदाई होती है वो किस तरह से की जाती है इसके बारे में, और हमको किस तरीके से पता चलता है कि आप जहाँ पे खुदाई कर रहे हो वहाँ पे जो चीज़ मिली है वो आपको किस काल की है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। तो पहली चीज़ जिसके बारे में हमको पता होना ज़रूरी है उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो आर्कियोलॉजिकल साइट बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर आपने खुदाई करनी है ताकि आपको वहाँ से कुछ सामान मिलेगा, और उस सामान वगैरह की मदद से फिर आप अंदाज़ा लगाओगे कि वो ये पर्टिकुलर जो जगह थी वो किस कालखंड में जो है लोगों के द्वारा इनहेबिटेट की जाती थी और यहाँ पर किस तरीके का सामान वगैरह मिला, उसके बेसिस पे फिर आप ये देखोगे कि वो सिविलाइजेशन है या नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, पहला सवाल तो ये कि आर्कियोलॉजिकल साइट बनती कैसे। तो आर्कियोलॉजिकल साइट बनने के पीछे की वजह यह है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्कार्ड ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर्स। समझते हैं इसको थोड़ा सा। आर्कियोलॉजिकल साइट जो हैं वो कैसे बनती हैं, आर फॉर्म थ्रू द प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्कार्ड ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स। सपोज कर लीजिए एक ज़मीन है, एक जगह है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब रह रहे हैं तो फिर कई सारी चीज़ें हो रही होंगी, कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ चल रही होंगी। रहने के लिए अपने लिए घर बनाए होंगे, खाने के लिए खाना वगैरह जो आपका है वो उगाया जाता होगा या उसकी व्यवस्था की जाती होगी। अब वो खाना खाने के लिए आपको बाकायदा प्लेट्स और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। इसी तरीके से और भी बाकी सारी आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह हो गए और आपका दूसरा सामान हो गया, सब बनाया जाता रहा होगा और वो सारा सामान इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। एक जगह अगर इंसान रहते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, इनको यूज़ किया जा रहा है, इनका प्रोडक्शन हो रहा है और उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे स्कैटर हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी बिखर जाएंगी। आदमी या तो घर में इस्तेमाल करेगा या फिर इस्तेमाल कर कर बाहर फेंक देगा, मगर फेंकेगा तो वहीं अपने आसपास के लैंडस्केप में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल होती रहेंगी या फिर सारी की सारी चीज़ें आपका यूज़ होती रहेंगी और डिस्कार्ड होती रहेंगी, और इस तरीके से जो है कहानी चलेगी। अब एक ही जगह पर अगर लोग बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं तो इसके चलते होता क्या है, अब एक के बाद एक कई सारी जनरेशन आती जा रही हैं। तो ज़मीन का एक तो लगातार कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो लैंडस्केप है जहाँ पर आप रह रहे हो, यहाँ पे कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें अब जो हैं यहाँ पर इकट्ठी होती चली जा रही हैं, एक्यूमुलेट होती चली जा रही हैं, और एक्यूमुलेट होकर अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर है इसको मॉडिफाई करती हैं इस जगह को, और यहाँ पर इनकी अच्छी खासी मात्रा इकट्ठी हो जाती है। अब इस जगह को बोला, अब ये जो ऑक्यूपेशनल आपका जो डेब्रिस बन गया, यहाँ पर ये जो बहुत सारा ये जो आप कह सकते हैं मटेरियल वगैरह का एक्यूमुलेशन हो गया, जो मटेरियल इकट्ठा हो गया है, इसको बोला जाता है मूंड। ठीक है जी। लगातार एक ही जगह पे बहुत लंबे वक्त तक लोगों के रहने के कारण और एक जगह के यूज़ और रीयूज़ के कारण वहाँ पर वेस्ट मटेरियल का, डिस्कार्डेड मटेरियल का, यूज्ड मटेरियल का एक बहुत बड़ा जो है डेब्रिस वगैरह जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसका पूरा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर जो है उसका एक जमावड़ा हो जाता है, और इसको कहा जाता है मूंड। अब अगर यहाँ पर रहने वाले लोग किसी वजह से इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए या फिर किसी वजह से छोड़कर चले गए, ये ज़मीन है, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग जो हैं अपना सामान वगैरह यूज़ और रीयूज़ करते रहे, तो यहाँ पे मटेरियल का जो है एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो गया और इसको हम लोगों ने बोल दिया मूंड। अब अगर किसी वजह से लोग यहाँ पे जो रहते थे वो इस जगह को छोड़कर चले गए, तो और या तो कुछ वक्त तक के लिए चले गए या फिर परमानेंटली चले गए, तो फिर यहाँ पर जो आपका डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, डिपोजिशनल एंड इरोजनल एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं आपका लैंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, सॉइल के द्वारा और बाकी सारे जो भी आपके एजेंट्स होते हैं नेचर के उनके द्वारा, तो उसके कारण होगा क्या कि ये पर्टिकुलर जो आपकी आपका जो ऑक्यूपेशनल डेब्रिस है या फिर जो आपका मूंड है, ये जो है इसके ऊपर मिट्टी वगैरह की परत चढ़ती चली जाएगी, मिट्टी की लेयर इकट्ठी होती चली जाएगी, और ये जो पूरा का पूरा लैंडस्केप है इसका शेप बदल जाएगा। अब वो लोग जो छोड़कर गए थे इस जगह को कुछ वक्त पहले, अगर वो लौट कर आ जाते हैं, लेट से कुछ साल बाद लौट कर आए और उन्होंने वहाँ पे अब नेचर के द्वारा जो भी चेंजेस वगैरह किए गए, वो सारी आपने गंदगी को हटा के फिर से रहना शुरू कर दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर लेट से कि जो यहाँ पे रहते थे वो कभी ना लौटे, तो इस तरीके से आपका जो ये विंड हो गया और ये आपका वाटर हो गया और बाकी सारा आपका जो इरोजन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज चल रही हैं, इन सब के चलते होगा ये कि यहाँ पर इसका पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है चेंज हो जाएगा और ये पूरी की पूरी जगह जो है बेसिकली ज़मीन के नीचे दब जाएगी। अब होता यह है कि जब कभी गलती से किसी जगह पे पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ सामान वगैरह मिला है, अब लेट से वो मोंड जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया,
यहाँ जहाँ पे लोग रहा करते थे वहाँ पे ऑक्यूपेशनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती रही और वो मोल्ड इतना बड़ा हो गया। सपोज कर लीजिए कि आपको इस लेयर में कुछ सामान मिलना है, या फिर इस लेयर तक का सामान जो है यहाँ पर था और लोग उसके बाद छोड़ के चले गए थे, फिर यहाँ से लेके इसके बाद में आपके मिट्टी इकट्ठा होने लगी और मिट्टी इकट्ठा होती चली गई, इस पूरे लेयर में जो है आपको मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे कोई और लोग आके रहने लगे, कुछ वक्त तक वो लोग रहे और यहाँ पे जो है उनका आपको सामान वगैरह जो है वो देखने को मिला, फिर वो छोड़ के चले गए और उसके बाद में फिर मिट्टी की लेयर। इस तरीके की लेट से कुछ कहानी आपको देखने को मिल रही है। तो अब ऑक्यूपेशन इस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है कि आप ये लेयर्स वगैरह जो है इनको खोदना शुरू करते हैं। अब आप ये देखते हैं कि किस लेवल तक जो है आपको कुछ सामान नहीं मिल रहा और किस लेवल से किस लेवल तक आपको सामान मिलना शुरू हुआ है, उसके बाद फिर किस लेयर से किस लेयर तक आपको सामान नहीं मिल रहा और किस लेवल से फिर किस लेवल तक आपको सामान मिलना शुरू हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप मेजर करते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी देखते चले जाते हैं कि ये जो मिट्टी है इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है और इसमें आर्टिफैक्ट्स वगैरह कैसे मिलते चले जा रहे हैं। अब दो लेयर जिसमें आपको सामान मिल रहा है, लेट्स से कि यहीं पे बात कर लेते हैं इस मोल्ड की, इसमें एक ये लेयर है जिस पे आपको सामान मिल रहा है देखने के लिए और उसके बाद में फिर एक ये लेयर है जिसमें आपको सामान मिल रहा है देखने के लिए। अब इस लेयर और इस लेयर के बीच में ये जो आपका एक डिफरेंस आ गया है, ये जो लेयर की थिकनेस, इस पर्टिकुलर लेयर को बोला जाता है स्टेराइल लेयर्स। ठीक है, इस तरीके की लेयर्स जिसमें कुछ नहीं मिलता, इनको बोला जाता है स्टेराइल लेयर्स। स्टेराइल लेयर्स इसलिए काम की होती हैं क्योंकि इनकी मदद से हमको ये पता चल जाता है कि वो दो लेयर्स जिसकी मदद से अपने को उस जगह पे ऑक्यूपेशन के सबूत मिल रहे हैं, उनके बीच में अबैंडनमेंट कितने वक्त तक का था। मतलब ये कि अगर यहाँ पे इस लेयर पे आपको सामान मिला है तो लोग यहाँ पे रहा करते रहे होंगे और उसके बाद में फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपको सामान नहीं मिला, इसका मतलब इस बीच में यहाँ पे कोई नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ ये हुआ है कि लोग बाग जो भी थे, ये लोग वगैरह जो भी थे, यहाँ पे कोई रहने नहीं आया, ये लोग जा चुके हैं, ये लोग अभी आए नहीं है। तो आपका ज़मीन पे मिट्टी वगैरह के चलते, इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ वगैरह के चलते ये पूरी की पूरी लेयर एक अच्छी खासी मिट्टी की थिक हो गई है। उसके बाद में फिर ये वाली लेयर जो है वो आके इकट्ठी हो गई इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे लोग बाग रहने लगे। और अब इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो आपकी मिट्टी की लेयर है, इसकी डेप्थ, इसकी जो एक आपकी विड्थ है, इसकी जो हाइट है, इसके बेसिस पे हमको एक अंदाजा लग जाएगा कि कितने वक्त तक यहाँ पे दो ये जो आपकी अलग अलग वक्त में आगे लोग रहे हैं, इसके बीच में कितना टाइम तक ये साइट जो है अबैंडन रही है या कितने वक्त तक इसका डिजर्शन किया गया था। ये सारी की सारी बातें जो है इसकी मदद से अपने को पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपका की जाती हैं और इसकी मदद से हमको काफ़ी कुछ पता चलता है। अब कुछ आपको फोटोग्राफ्स में दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक पर्टिकुलर आपकी ज़मीन का लेवल है, यहाँ पर ऊपर आपको मॉडर्न टॉप सॉइल देखने के लिए मिल रही है। आप मॉडर्न टॉप सॉइल के नीचे अगर आपने खोदना शुरू किया तो खोदते खोदते सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट से 18वीं शताब्दी में रहने वाले कुछ लोगों का कुछ सामान वगैरह मिल गया, और आपने थोड़ा खोदना शुरू किया तो उससे नीचे वाले लोगों का कुछ सामान मिल गया, और खोदना शुरू किया तो आपको आयरन एज वगैरह का जो है टाइम पीरियड के बारे में पता चल गया, आयरन एज का जो है सामान वगैरह मिलना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली उसके नीचे खोदते चले गए तो एक वक्त आया इसके बाद में फिर कुछ नहीं मिला, फिर आपको एकदम नेचुरल सब्सटेंस वगैरह जो है वो हासिल होने लगा। तो इतने जितने भी 1000 साल पुरानी बात गई होगी आयरन एज से लेके अब तक के बीच में इतना जो है लेयर्स वगैरह इकट्ठी हो चुकी हैं, और इसमें आपको 1 2 3 लेयर्स पर या 4 लेयर्स पर जो है आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन समझ में आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखकर समझ जाते हैं कई बार कि भाई आपकी जो अलग अलग लेयर्स वगैरह हैं, ये अलग अलग लेयर्स वगैरह में जो सामान मिल रहा है और इन लेयर्स के बीच में जो जगह है जिसमें कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बेसिस पर हमको एक अंदाज़ा लग जाता है, हमको एक अंडरस्टैंडिंग लग जाती है, हमको एक समझ आ जाती है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ऑक्यूपेशन वगैरह था या किस तरीके से जो है यहाँ पर सारा यहाँ पर लोग वगैरह रहा करते थे। जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर सबसे ऊपर की जो लेयर है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं वो मॉडर्न टाइम मान लेते हैं। अगर इससे खोदना शुरू किया गया तो सबसे अर्ली मॉडर्न टाइम आएगा, इसके और अंदर गए तो मिडीवियल टाइम, इसके और अंदर गए तो रोमन, फिर प्री हिस्टोरिक, टेरेस ग्रेवल, लंदन क्ले, चौक। तो ये यूरोपियंस की जो आपकी अलग अलग मोन्स के लेयर हैं वो आपको बताएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो आपकी पर्टिकुलर लेयर्स वगैरह हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बनी है और ये आपकी नेचुरल जियोलॉजी है। मतलब आपको कई बार लेयर्स वगैरह देखकर भी समझ में आ जाता है, मिट्टी का शेप, साइज़ वगैरह और टेक्सचर देखकर भी समझ में आ जाता है कि कौन सी लेयर जो है नेचुरल हैं इस तरीके से और कौन सी लेयर जो है वो मैन मेड इन्फ्लुएंस के कारण अफेक्ट हुई हैं। चलें आगे देखते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जो सबसे आपके लोएस्ट लेवल की जो लेयर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा पुरानी होती हैं और जो सबसे पहले आपको जो लेयर्स मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा नहीं होती हैं। ये वाजिब सी बात है। सपोज़ कर लें ये ज़मीन है, इस पर आकर सबसे पहले कोई एक आदमी रहना शुरू किया, अब तो उसका सामान यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अब वो इस जगह को छोड़ के चला गया, फिर यहाँ पे जो है ये आपका मिट्टी वगैरह की एक लेयर इकट्ठी हो गई, उसके बाद फिर कोई आके रहने लगा,
और उसके बाद में फिर वो छोड़ के चला गया, फिर मिट्टी की एक लेयर, फिर कोई आके रहने लगा और फिर कोई छोड़ के चला गया। तो सबसे जो लेटेस्ट में आदमी यहाँ पे रहता था या सबसे लेटेस्ट में जो आपको सामान मिलेगा वो सबसे अर्लीस्ट ऑक्यूपेशन होगा, सबसे आपका न्यूएस्ट ऑक्यूपेशन होगा, और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ में जाते चले जाओगे तो ज़्यादा पुरानी लेयर्स जो है आपकी बाहर आती चली जाएंगी। तो इस बात को अपने को याद रखना है कि जो सबसे लोएस्ट लेयर्स होती हैं वो ओल्डेस्ट होती हैं, और जो हाईएस्ट लेयर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा रिसेंट होती हैं। अब ये जो पूरी की पूरी लेयर्स की स्टडी होती है इसको बोला जाता है स्ट्रैटिग्राफी। याद रखिएगा इस बात को, ये जो पूरी लेयर्स की स्टडी होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रैटिग्राफी। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन दीज लेयर्स कैन बी असाइंड टू स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड्स एंड कैन प्रोवाइड द कल्चरल सीक्वेंस ऑफ द साइट्स। अब ये अलग अलग लेयर्स में जो भी आपको आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं इसकी मदद से क्या होता है, हम अलग अलग जगह टाइम पीरियड में जो कल्चरल पीरियड्स एक पर्टिकुलर जगह पर रहे हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमको सीक्वेंस भी पता चल जाता है कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो पूरा का पूरा काम जो है होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखते हैं, अब हम बात करेंगे डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किस तरीके से हुई थी, कैसे इसको खोजा गया था, और कैसे हम लोग फिर इस निष्कर्ष पर निकले कि ये जो है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और उसकी नेमिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को देखेंगे। 19th सेंचुरी में, यानी कि 1800s की बात कर रहा हूँ मैं, 1801 से लेकर 1899 या 1900 के बीच की बात होती है तो 19th सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1850 के बाद से या फिर 1850 के आसपास से आपका हड़प्पा शहर जो है यहाँ पर एक्सकवेशन शुरू की है, और 1875 में उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पन सील के ऊपर जो है एक रिपोर्ट तैयार करी। हड़प्पा से जो अलग अलग सील्स हमको मिल रही हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने बातचीत करी थी। हड़प्पन सील जो स्टेटाइट की बनी है, जिस पर एक जानवर का या फिर एक एनिमल का मोटिव है, और ऊपर एक भाषा में, एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो हम पढ़ नहीं सकते, उस हड़प्पन सील के बारे में अपनी एक रिपोर्ट 1875 में उन्होंने बनाकर पब्लिश करी थी। फिर आई 20th सेंचुरी यानी कि 1900 लग गया, तो उसमें जो है और ज़्यादा आपको सील्स वगैरह डिस्कवर की गई। दूसरे जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट आए थे उनके द्वारा और ज्यादा जो है सील्स डिस्कवर की गई। तो सबसे पहले खुदाई किसने चालू करवाई थी, पहला जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था, उन्होंने 1850 के आसपास हड़प्पा में खुदाई शुरू करवाई और उसकी सील के ऊपर एक रिपोर्ट बना दी। और ज्यादा सील्स वगैरह सब्सिक्वेंटली यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे दूसरे उनके द्वारा डिस्कवर की गई, जैसे दयाराम साहनी होगा और इस तरीके के जो दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने और दूसरी सील्स वगैरह यहाँ पर डिस्कवर करी। एक रखलदास बनर्जी के नाम से एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इतने वक्त में जो है मोहनजोदारो की खोज हो गई थी, तो वहां पर जो है इसी तरीके की सील्स वगैरह उनको मोहनजोदारो से भी देखने को मिली। अब यहाँ पर अल्टीमेटली फिर जब एक हड़प्पा है जो पंजाब में बसा हुआ है, या उस वक्त में पूरा का पूरा जो आपका पाकिस्तान तो हुआ नहीं करता था, तो उस वक्त में आपका जो पंजाब का इलाका हुआ करता था, वहाँ पर एक शहर है उसमें भी आपको एक तरीके की सील मिल रही है, और एक सिंध में आपका मोहनजोदारो है, वहाँ पर भी एक ये मोहनजोदारो जो शहर है उसमें एक सील मिल रही है जिसमें बहुत जो एग्जैक्टली एक जैसी है, जिसमें एक सिमिलैरिटी है। और भी इसके अलावा दूसरी चीज़ें मिली थी। तो फाइनली एक कंक्लूजन निकाला गया कि भाई दोनों की दोनों जो साइट्स आपको मिली है, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो हो गई, ये कोई आर्कियोलॉजिकल कल्चर है, ये एक ही तरीके के कल्चर की जो है साइट है, एक ही तरीके के आर्कियोलॉजिकल कल्चर की ये साइट्स हैं। अब इन्हीं सारी बातों के ऊपर 1921 में जॉन मार्शल साहब जो उस वक्त आपके डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने दुनिया के सामने एक नई सिविलाइजेशन की खोज या फिर डिस्कवरी की घोषणा करी, और इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल का जो टेनर है इंडियन आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत आप कह सकते हैं वाटरशेड मोमेंट रहा है, क्योंकि ये सब पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इंडिया में आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने के लिए आए थे, और साथ ही साथ इसके पहले ये ग्रीस में और क्रीट में काम कर चुके थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस साथ में लाए थे। इसके पहले कोई आपका रिटायर्ड आर्मी अफसर हो गया या इस तरीके के बड़े प्रभावशाली लोगों को आप डायरेक्टर जनरल बना दिया करते थे, मगर एक बार पहली बार ये हो रहा था कि एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आपका जो है यहाँ पर आके बैठा था, और वो इंडिया में जो है आर्कियोलॉजी का जो भी काम कर रहा है उसके पहले कहीं और पे भी प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर चुका था, तो उसका एक्सपीरियंस भी वो साथ में लेकर आया। इसके अलावा एंड बिसाइड स्पेक्टेकुलर फाइंड्स ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर पैटर्न्स इन डे टू डे लाइफ एज वेल। अब इसके अलावा एक बात और भी थी कि इन्होंने इतने एक्सटेंसिवली काम करवाया, उसकी वजह ये थी कि ये बड़े बड़े खजाने और राजे महाराजे खोजने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये इसके अलावा बीते हुए वक्त में आपके जो आम लोगों की जिंदगी कैसी थी उसको भी जानने में इंटरेस्टेड थे, ये पैटर्न्स ढूंढने में इंटरेस्टेड थे, और डे टू डे लाइफ वगैरह के पैटर्न्स वगैरह को भी जो है ट्रेस किया करते थे। तो इसके लिए इन्होंने काफी बड़े लेवल पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह आर्कियोलॉजी में काम करवाया। 1944 में REM
एम व्हीलर साहब जो है उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तौर पर टेक ओवर किया। अब ये फिर से एक आर्मी अफसर थे, एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, और ये अपने साथ में आर्कियोलॉजी की प्रैक्टिस में मिलिट्री का प्रिसिजन लेकर आए। He recognized that it is necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. इसका मतलब यह है, इन्होंने इस बात को माना कि लेट से अगर आपके पास में एक मोंड है तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे कि इतने लेवल तक हमको खुदाई करनी है और जो भी सामान आपको मिलेगा वो सारा का सारा सामान हम लोग एक कालखंड का मान लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। हम ये करेंगे अब से कि हम यहाँ पर ब्रशेज वगैरह लेके और बाकी सारे तरीकों से खुदाई करेंगे, और जहाँ पे भी हमको सामान मतलब हम गेती फावड़े से नहीं करने वाले हैं कि अब एक लिमिट बना ली और उस लिमिट तक जो है हमको खोदना है। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हम ब्रशेज वगैरह की मदद से जो है आपका धूल हटाएंगे और भी दूसरे तरीके जो है उनकी मदद से जो है हम लोग आपका खुदाई वगैरह करना जारी रखेंगे, एक्सकवेशन जारी रखेंगे, और आपका जो मोंड है उसको स्ट्रेटिग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मतलब पूरा तरह से उसको खोदने वाले हैं। यानी कि ये कि लेट से जो लोग यहाँ पे रहते थे उनका सामान कुछ इस पैटर्न में अगर बिखरा हुआ था, एक स्ट्रेट लेयर में अगर उनका सामान नहीं बिखरा हुआ था, इस पर्टिकुलर पैटर्न में अगर बिखरा हुआ था, तो इसी पैटर्न में जो है हमको सामान की खोज करनी है। बात को समझिएगा, सामान अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न में बिखरा हुआ है, इस पैटर्न में अगर बिखरा हुआ है, तो इसी पैटर्न में जो है हमको सामान की खोज करनी है। इसी पैटर्न में जो है हमको उस सामान को निकालना है, ना कि हम अपनी तरफ से कोई एक लेयर बना दें और उस लेयर के पहले तक का जितना सामान आ रहा है उसको खोद के बाहर निकालना है। तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस की जगह जो आपकी मोंड की स्ट्रेटिग्राफी है, उसकी जो अलग अलग लेयर्स का लेवल है, उसके बेसिस पर जो है हमको यहाँ पर खुदाई वगैरह करनी है। बाद में 1947 में पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन के चलते हड़प्पा की जो दो मेजर साइट्स थी, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो दो मेजर साइट्स थी, आपका एक तो हड़प्पा शहर खुद हो गया और दूसरा मोहनजोदारो, ये दोनों शहर जो हैं वो चले गए पाकिस्तान में। तो इसके चलते इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको फिर आपका दूसरी इंडस वैली साइट्स को लोकेट करने के लिए उनको प्रॉम्प्ट किया गया, उनको मोटिवेट किया गया, मजबूर किया गया कि आपने दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट ढूंढना पड़ेगी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी साइट ढूंढना पड़ेगी। इसके चलते अब जो एफर्ट मारे गए तो फिर आपको इंडिया के जो इलाके थे उनमें भी काफी सारी साइट्स मिल गई। कालीबंगन मिल गया, लोथल मिल गया, राखीगढ़ी मिल गया, धोलवीरा मिल गया। इस तरीके से आपको अलग अलग साइट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर मिलती चली गई, और इस तरीके से जो है अल्टीमेटली हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी करी, इसके बारे में खोजना जारी रखा, और आज तक इसके एक्सकवेशंस हो रहे हैं। राखीगढ़ी में हाल फिलहाल में कुछ वक्त पहले नए आपकी खोज वगैरह हुई है, उससे भी काफी कुछ पता चला। तो आज तक हम लोग इसको खोज रहे हैं और इसके बारे में नई नई बातें हमें पता चल रही हैं, और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में हमको काफी सारी जानकारी वगैरह यहाँ पर मिल रही है। चलें आगे बढ़। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ सेशन। इसी के साथ में अपना जो पहला चैप्टर है बीड्स, बोन्स एंड ब्रिक्स, इसके क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट भी जो है कंक्लूड होता है। यहाँ तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं, टच कर लिए हैं। अब इससे वो बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को डिटेल में देखा था, उन्होंने इस लेक्चर को देखकर अपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से ब्रशअप कर लिया होगा, और वो बच्चे जिन्होंने अगर किसी वजह से कोई टॉपिक छोड़ दिया था, आई एम प्रीटी श्योर आपको कम से कम उस टॉपिक का ठीक ठाक अंदाज़ा लग गया होगा। एंड नाउ इसको देखकर अब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सारी चीज़ें फ्रेश अप रहने के चलते, आपके दिमाग में सारी चीज़ें फ्रेश होने के चलते आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपने पॉइंट्स वगैरह को लिख पाएंगे। तो इसी नोट पे आई विल बी कॉलिंग इट द डे इन कंक्लूडिंग द सेशन फॉर टुडे। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले बस एक बात आपको बतानी है कि जैसा मैंने आपको सेशन की शुरुआत में कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट 100% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ये कंटेंट आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं, आपके टैबलेट पर भी देख सकते हैं, पीसी पर भी देख सकते हैं। हर जगह ये सारा का सारा कंटेंट अच्छे से चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आप लोगों को बुक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी रिविज़न करने के लिए, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि एक लेक्चर आप एक बार या दो बार या मैक्स टू मैक्स 3 बार देखोगे। जब आपको रिवाइज करना है तो आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो नोट्स वगैरह की पूर्ति करने के लिए आपके जो ये सारे लेक्चर्स हैं, इनके बुक्स एंड ई बुक्स के फॉर्म में, यानी कि आपका हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपको अवेलेबल है। इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर इनको भी ले सकते हैं, इनको भी जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, इनको भी आप खरीद सकते हैं। तो जितना हो सके इस पर्टिकुलर वेंचर का फ़ायदा उठाएं, इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्हांस करें, अच्छे से अच्छी मेहनत करें, बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाएं और सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे चलते चलें। एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। थैंक यू। जय हिंद।